चलिए आज बात करते हैं हम द विजन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अबाउट इंडिपेंडेंट, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं, अपने अपने प्यार से बोलते, तो उनका स्वतंत्र भारत के प्रति क्या विजन था, क्या दर्शन था, क्या दूरदृष्टि थी। विजन मतलब दूरदृष्टि, सोच क्या थी। तो इन नटशल ये कह सकते हैं कि उनकी क्या फिलॉसफी थी, क्या सोचते थे कि हमारा जो भारत है, स्वतंत्र भारत है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये क्यों इनकी सोच इतनी महत्वपूर्ण है। इतने और लोग भी थे, करोड़ों लोग थे, करीबन 25-30 करोड़ के अराउंड आबादी थी तब आजादी से पहले। तो एक इस व्यक्ति की या कुछ और व्यक्ति हैं, उनकी सोच क्यों मायने रखती है। नंबर 1, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ये ब्यूरोक्रेट्स के घर में पैदा हुआ। ब्यूरोक्रेट समझते ना, बाबूस, बाबू लोगों के घर में ये पैदा हुआ। एक बालक था, लड़का था। तो नेचुरल है, बाबू लोगों के घर में पैदा हुआ है तो पढ़ाई लिखाई तो करेगा, ठीक है। बड़ी अच्छी जगह पढ़ाई की, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की, फिर बैरिस्ट्री के लिए इंग्लैंड गए। लेकिन मन कहां था? लिटरेचर। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ऐसा व्यक्ति जो शुरू में अपने हिसाब से चलता, अपने हिसाब से चलना हर एक आदमी की बस की बात नहीं होती, उसकी परिस्थितियां भी काउंट करती। और अमीर घराने में पैदा हुआ है तो अपने मस्ती से चल रहा है, ठीक है, तो चल भी सकता है। बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ तो उसकी मजबूरी है, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, कि गंगा पार करके जाना ही पड़ेगा। जो कपड़े पहने हैं और किताबें हैं वो सिर पे बांध के, कपड़ों में किताबें बांध के जाना पड़ेगा, बस्ता भी नहीं। तो वहां जाके किताबें भी उतारेंगे, वही कपड़े पहनेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। स्कूल भी नजदीक देखा। ऐसी इनकी स्थिति नहीं थी, लेकिन इनका लिटरेचर के साथ बड़े होकर लिटरेचर में इतना बढ़िया लिखा है इन्होंने, खासकर ह्यूमैनिटी पे, जो बिल्कुल हर एक इंसान पे लागू होता है। लिटरेचर वही होता है जो बिना किसी भाषा, बिना किसी लिंग, बिना किसी रंग भेद के हर एक मानव के लिए लिखा जाता है, जो दुनिया के हर एक व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये अगर कविता लिखी गई है तो मेरे पे लिखी गई, ठीक है। ये कहानी लिखी गई है, हमारी, मेरी नहीं तो हमारी कहानी है, उसकी कहानी, इसकी कहानी, मेरी कहानी है। ऐसा लिखने वाला लेखक वही यूनिवर्सल होता है। तो यही, ऐसे ही एक लेखक थे रविंद्रनाथ। थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि भारत के पहले लिटरेरी पर्सन हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जिनको साहित्य में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, या विश्व का अब भी सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल प्राइज इनको मिला 1913। अब बता सकते हैं किस कृति पे, कौन सी राइटिंग पे मिला था इनको? कैन एनी वन ऑफ यू? गीतांजलि से। क्या? गीतांजलि से नहीं, पहले बोलना सीखिए। इट इज गीतांजलि, नॉट गीतों की अंजलि। अंजलि मतलब ये क्या होता है? पंजाबी में क्या बोलते हैं? क्या? ओ नहीं, और क्या बोलते हैं? बुक। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अंजलि बोलते हैं, चुल्लू बोलते हैं। तो गीतांजलि अगर आपको हिंदी में रूपांतर हुआ, कई भाषा में उसका रूपांतर, अंग्रेजी में भी हुआ है रूपांतर, मतलब उसकी ट्रांसलेशन हुई है, अगर मिले तो जरूर पढ़ना है। इसका मतलब इतनी बढ़िया वो कृति है, इतनी बढ़िया राइटिंग है, तो उसको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, जो सैकड़ों करोड़ों जिसकी वैल्यू होती है एक पुरस्कार की, शायद वो रुपयों के हिसाब से मे भी 200 करोड़ के आसपास को, मे भी ज्यादा हुआ कम हुआ कुछ, लेकिन इतना 100 करोड़ से ज्यादा होता है हर बार, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम। वो नोबेल प्राइज क्यों होता है वो बता दूं आपको। एल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट था जिसने डायनामाइट की खोज की थी, जो बम से चट्टाने उड़ाते हैं,
बम से और भी कुछ उड़ाते हैं। ये डायनामाइट खोज एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो उसकी इतनी प्रॉपर्टी हो गई, उसने सोचा कि मर जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो उसने ये पुरस्कार के लिए ट्रस्ट बना दिया नोबेल पुरस्कार का। और अलग अलग क्षेत्रों में हर साल जो बहुत दुनिया के लिए बेहतरीन कार्य करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, बायो में और कई फील्डों से 6 हैं, हो सकता है कुछ बढ़ाए भी हो, पहले 5 थे अब 6 हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कम तो कभी हुआ नहीं, बढ़ाते हैं। तो उसकी वैल्यू आप देख लीजिए 100 करोड़ से ऊपर होती है ना। तो ये हमारे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला और लिटरेचर में मिला। और दूसरे बता सकते हैं और कौन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हमारे भारत में? अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में, मदर टेरेसा सोशल वर्क में, सीवी रामन। चलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। उनकी सोच क्या थी? वो जब हम बात करते हैं कि एक लिटरेरी पर्सन है, लिटरेचर वाला है, तो वो भारत कैसा चाहेगा? Where the mind is without fear। मैं ऐसा भारत चाहता हूं, गुरुदेव जिनके साथ गुरुदेव लगता है। गुरुदेव मीन्स द इंटेलेक्चुअल पर्सन फ्रॉम whom we can learn many things, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी बोलेगा तो वो ग्रहण करने योग्य होता है, इसीलिए इनको गुरुदेव बोला। हर आदमी के नाम के साथ गुरुदेव नहीं लगता, ठीक है? तो where the mind is without fear, ये मैंने कैपिटल्स में लिखा इसीलिए कि मेरा भारत देश ऐसा आजाद देश हो जहां पे एक, वैसे तो गरीबी हो ही ना, किसी के मन में किसी तरह का कोई भय ना हो, कोई ये ना कहे कि मैं लड़की हूं रात को बाहर नहीं निकल सकती। पहले तो मैं लड़की हूं इसलिए मुझे भयभीत होना चाहिए, और उसके बाद मैं छोटी हूं इसलिए भयभीत होना चाहिए, उसके बाद या मैं बुजुर्ग हूं, लेडीज हूं या जेंट्स हूं, मुझे भयभीत होना चाहिए। भयभीत समझो, डर मतलब किसी भी तरह का डर का माहौल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो गरीबी सबसे बड़ा डर, उसके बाद अनपढ़ता, जो कितनी चीजें बीच में कवर कर। तीसरा है डिफरेंसेस को दूर करना, चाहे वो अमीरी गरीबी है, चाहे भाषा का है, चाहे धर्म का है, चाहे आज क्या है सबसे बड़ा डर ही धर्म बना हुआ है। मैं ये इस धर्म वाले मुझे ना मार दें, ये वाले गलत हैं, और वो सोचते हैं इस धर्म वाले मुझे ना मार दें। फिर भाषा का भी है कि हम ये हैं, हम वो हैं। दूसरे पे जब वर्चस्व होता है, हम डोमिनेंट होते हैं, अपना दबाव बनाते हैं, दूसरे को क्या होता है। लेकिन आज भी पढ़े लिखे क्या, अनपढ़ क्या, एक ही बात है कि मेरे पास गन होनी चाहिए। चलिए हम कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते, हमारा कल्चर भी, सॉन्ग्स में भी ऐसे ही है। क्या है? गन, दबदबा, ये वो क्या है? दूसरे के ऊपर राज करना, दूसरे को डरा के रखना। ऐसा भारत रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं चाहा था, किसी ने नहीं चाहा था, महात्मा गांधी ने भी नहीं चाहा था, भगत सिंह भी यही चाहते थे कि समाजवाद हो, सब बराबर हो, जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से उसको काम मिले, उस हिसाब से वो खाए पिए। ऐसा नहीं है कि लूट के, दबाव बना के, या अपना रसूख का, अपने पैसे का, अपने औहदे का, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरों को तंग करना या अपना फायदा करना। वो क्या पैदा करेगा? फियर। दैट्स व्हाई दैट इंटेलेक्चुअल पर्सन Rabindranath Tagore said that I want the India that should be free from fear. I want to live in that India. मैं उस भारत में रहना चाहता हूं जहां पर डर नाम की कोई चीज ना हो। ये होती है सोच, ऐसी सोच को बोलते हैं विजन। और दूसरा, where the head is held high।
हेड हाई। जहां डर नहीं होगा वहां क्या होगी? क्या होगी? इक्वेलिटी होगी, तभी डर नहीं होगा। और जब समानता होगी, इक्वेलिटी होगी, वही सर ऊंचा होगा। ऊंचा होगा। हम कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उसका अर्थ यहां से है कि सबको लगे कि ये तिरंगा मेरा है। वो कैसे लगेगा? जब समानता आएगी। सबका सिर ऊंचा कैसे होगा? कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई किसी के दिमाग में डर नहीं होगा। ऐसा भारत चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी सोच ऐसी थी। बाकी भाषा में आप जिस तरह से मर्जी लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भाव निश्चित होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो इक्वलिटी के साथ आएगा, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ आएगा। और जब इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी आएगी तभी सबका सर ऊंचा होगा। ऐसा नहीं एक का सर ऊंचा हो, एक कम्युनिटी का सर ऊंचा हो कि हम मुखिया हैं, सदियों से हम ही मुखिया रहेंगे, हम फला जात के हैं तो ये हमारा धर्म पर अधिकार है। जब हम फला धर्म के हैं, देश हमारा, सबका देश सबकी, सबकी इज्जत बराबर, सबका देश बराबर, धर्म जात पात लिंग भेद कुछ भी मायने ना हो, ऐसा भारत चाहते थे। और आगे चले तो where the word has not been broken into the fragments by narrow domestic wall, where the word has not been broken into fragments by narrow domestic walls, यहां वैसा भारत जिसमें घरेलू दीवारें ना बने, ऐसा भारत जिसमें डिविजन्स ना हो, ऐसी दुनिया हो भारत में, ऐसे लोग हों जिसमें टुकड़े ना हो। आजकल तो वही होता ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्यों और कैसे होगा? जब सबको समानता मिलेगी, जब सबको बराबर के मौके मिलेंगे, जब कोई भी फियर नहीं होगा, जब सबका सर सम्मान से ऊंचा होगा। ऐसा भारत, देखो विजन है, आगे इसके साथ नियम बनेंगे, संविधान बनेगा, ये वो अलग बातें हैं। पहले क्या है? सोच आती है, विजन आती है। पहले बताता हूं ना कि अमीरी कहां से आती है? यहां से। बाद में जेब में अमीरी अपने आप आ जाती है। जिसके यहां अमीरी नहीं है, उसकी जेब में भी अमीरी कभी नहीं आएगी। तो ये इंसान थे गुरुदेव, इतने विचारों के, विजन के अमीर थे। तो बाकी की बात बाद में करें कि और क्या विजन थी उनकी। इसी के साथ जुड़ेंगे, देखना ध्यान से। फियर, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है? कोई डिवीजन ना हो, ठीक है, कि ये मेरा पंजाब नहीं, हमारा भारत, हम पंजाबी भारत के, हम हरियाणवी हैं, क्यों? हमारा कल्चर है। पंजाबी हैं, हमारा कल्चर है। असमी है, हमारा कल्चर है। अलग है लेकिन हमारा दूर नहीं है, अलग है, दुश्मन नहीं है, दोनों में फर्क है। अलग है लेकिन भाई हैं, अलग है लेकिन भाईचारा है, डिविजन्स नहीं है। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पे घरेलू दीवारों में छोटे छोटे आधार पर हमारी डिवीजन ना हो, हम बटे हुए ना हो, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नेशनल इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता की सूची। एक बात आपको बात कह के मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं कि आपको जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तो उनको स्कूल जाना पसंद था कि नहीं? आप नहीं सर। कौन कहता नहीं? आपने पढ़ा नहीं? वैसे बोलते नहीं, और स्कूल नहीं गए तो ऐसे कैसे पढ़ गए? यस, नहीं मैं वो होम स्कूलिंग क्यों हुई? उनको स्कूल जाना पसंद ही नहीं था, वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। उनको स्कूल जाते थे लगता था कि मैं स्कूल ना जाऊं, मैं घर में। और स्कूल ना जाने के बहाने देखो कितना बड़ा आदमी, नोबेल प्राइज मिला, लिटरेचर में मिला, पढ़ाई में ही मिला, देखो ठीक है। और क्या करते थे? घटना सुनाता हूं, अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव को पढ़ा है तो आप देखिए वो कितने, देखो क्या था, जाते जाते क्या करते थे, एक बार बीमार हो गए तो बीमार हो गए तो कहा नहीं स्कूल मत भेजो इसको, विद्यालय मत भेजो, बच्चा बीमार है, ठीक है। तो दिमाग देखो कहां चलता है, बीमार कैसे? गर्म सर्द हो गया। अब इतनी गर्मी में क्या करते थे वो? अपने शूज में पानी डाल लेते थे, तो नीचे ठंडा ऊपर गर्मी, अपने आप बीमार होंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फिर बाद में दूसरा, तब लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी या बहुत कम दी जाती थी, बहुत कम वर्ग थे जिसको दिया, बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। क्या? मैं लड़की बनूंगा, क्यों? स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो बाबू लोग थे भाई, बाबूज ऑफ नैन्स और बोलते पश्चिम बंगाल में, जो इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुआ, अंग्रेजों की राजधानी है। और कलकत्ता हमेशा से एडवांस सिटी रहा है, बॉम्बे बाद में एडवांस हुआ, कलकत्ता सबसे पहले एडवांस सिटी, सबसे पहली मेट्रो भी कलकत्ता में। ये वो लोग हैं जो एडवांस, तब के मॉडर्न लोग, तब के एडवांस लोग थे। तो घर वालों को घर में टीचर बुला के इनको पढ़ाना पड़ा। लेकिन क्या था कि वही अंग्रेजों का सिस्टम, अंग्रेजों की पढ़ाई, अंग्रेजों का सारा सिस्टम। अब जो इंटेलेक्चुअल बंदा उसको जल्दी समझ आती है ये कोई पढ़ाई पढ़ती है, वो मन नहीं लगता था उनका उस पढ़ाई में। लेकिन घर बड़े हुए और दुनिया को समझने के काबिल हुए, और इतने बड़े हुए कि नोबेल प्राइज मिला, और उनकी सोच को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और उनकी फिलॉसफी और उनकी सोच ये थी कि ऐसा भारत जहां पे कोई डर ना हो, जहां पे सब समानता हो, जहां पर सबका सिर सम्मान से ऊंचा हो, और जहां पर कोई भी डिवीजन ना हो, कोई भी विभाजन ना हो, ऐसा खुशहाल भारत चाहते थे हमारे गुरुदेव। सुना नहीं मैंने?